गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था जो फिफ्थ सेमिस्टर बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हम सार्वजनिक ऋण, इस पर हम बात करेंगे। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट कहते हैं उसको। तो सार्वजनिक ऋण, इसका अर्थ, उद्देश्य, सार्वजनिक ऋण का महत्व, सार्वजनिक ऋण की दोष हानियाँ, सार्वजनिक ऋण निर्माण होने के कारण, इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक ऋण एक प्रकार का देश की अर्थव्यवस्था में विकास उन्नति करने के लिए सरकार द्वारा या किसी सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो भी देश की अर्थव्यवस्था में जो बाजार की पूर्ति करने के लिए, बाजार में वस्तु सेवाओं की पूर्ति करने के लिए या देश की जनता की आवश्यकताओं को पूरी करने, नीड्स एंड वांट्स को पूरी करने के लिए इस सार्वजनिक ऋण का सरकार के प्रक्रियाओं द्वारा, सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपने व्ययों को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का सार्वजनिक ऋण जनता के लिए, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का ऋण लिया जाता है। तो सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कई क्षेत्रीय सरकार, उसको लोकल स्थानिक संस्थाएं, जो लोकल बॉडीज, पंचायत समिति, महानगर पालिका, नगर पालिकाएं, इस प्रकार से जो लोकल बॉडीज है, स्थानिक सत्ताओं द्वारा भी ऋण लिए जाने का एक इसमें एक प्रकार है। तो सामान्य रूप से ऋण एक शक्ति, आर्थिक शक्ति, ऋण एक निश्चित अवधि में या निश्चित अवधि में ऋण लिए जाने का एक प्रकार इसमें दिखता है। फिनले शिरास, इसमें डॉक्टर फिनले शिरास नाम के अर्थशास्त्री, बहुत पॉपुलर अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं कि सार्वजनिक ऋण एक वह ऋण है जिसके भुगतान के लिए सरकार, किसी भी देश की सरकार, चाहे वो राज्य सरकार, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उन सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश की नागरिकों की आवश्यकताओं की जो भी पूर्ति करने के लिए या देश के नागरिकों के प्रति जो भी उत्तरदायी दिखाई देती है, तो देश की आर्थिक सुधार के लिए या देश के नागरिकों के समूह के उन्नति के लिए सार्वजनिक ऋण एक निर्माण किया जाता है। तो सार्वजनिक ऋण का महत्व इस प्रकार बताया जाता है कि सार्वजनिक ऋण का महत्व दिन ब दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसमें माना जा रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे सार्वजनिक ऋण की मात्रा भी देश में, किसी भी देश में बढ़ते जाती है, क्योंकि देश की नागरिकों की संख्या जब क्रमतः बढ़ते रहती है तो वो ऋणों की संख्या भी इसी मात्रा में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उसकी आवश्यकता की जाती है। तो कहने का मतलब है कि सार्वजनिक ऋण की वृद्धि के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि करों के विरोध से बचने के लिए, विभिन्न करों के विरोध को बचने के लिए सार्वजनिक ऋण का महत्व बड़ा दिखाई देता है। नए कर लगाने के लिए या पुराने करों को बढ़ाने पर सरकार को जनता का विरोध बड़ी मात्रा में सहना पड़ता है। तो जब जब सरकार करों की मात्रा बढ़ाती है तो जनता का रोष सरकार के विरोध में खड़ा होता है। तो इस जनता का विरोध न लेते हुए जनता के इस विरोध से बचने के लिए कभी कभी सरकार सार्वजनिक ऋण का सहारा लेती है। तो सार्वजनिक ऋण का सहारा इस प्रकार लेती है। प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए भी सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। जैसे देश में बड़े पैमाने में बाढ़ आती है, भूकंप होता है, अकाल आता है, जैसी कोविड-19 जैसी महामारी आती है, तो इस प्रकार से आपातकालीन जो भी अवस्था निर्माण होती है या विपत्तियां, नेचुरल कैलेमिटीज आती है या किसी प्रकार का क्राइसिस निर्माण होता है,
तो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अकाल या बाढ़ या भूकंप, इनको इससे बचने के लिए किसी भी देश में सरकारों को सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होती है। तो वैश्विक बैंकों द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, IMF द्वारा, एशियन बैंकिंग संस्थानों द्वारा या कई बड़े रिच कंट्री के स्थानिक जैसे कि निजी व्यक्तियों द्वारा भी, रिच व्यक्तियों द्वारा भी सार्वजनिक ऋण हमारे देश में कई बार लिया गया है। तो सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था ऐसी अवस्था में आवश्यकता होती है कि देश में अकाल पड़ गया हो, भूकंप या महामारी या किसी भी प्रकार की विपत्ति जब जब आती है तो वो विपत्तियों को सामना करने के लिए सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये महत्व, इस प्रकार का महत्व है। तो इसमें बजट में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए भी सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। अब हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। तो ये फेडरल सिस्टम जिन जिन कंट्री में है, उन कंट्री में नागरिकों की, देश की विभिन्न नागरिकों की समस्या बड़ी मात्रा में बढ़ती है और वो समस्याओं का उत्तरदायित्व सरकार लेती है अपने तरफ। उनका उत्तरदायित्व सरकार अपने तरफ लेती है। तो सरकार के कई बजट जब जब पब्लिश किए जाते हैं, हमारे देश में जब भी केंद्र सरकार का बजट जब पब्लिश हुआ तो घाटों का बजट पब्लिश हुआ। वित्तीय घाटा उसमें काफी मात्रा में बढ़ते हुए दिखता है। वो घाटों का बजट जब भी बढ़ते रहता है तो आज सरकार को यह चिंता लगी है कि घाटा पूर्ति करने के लिए किस समस्याओं, इन समस्याओं को सामना करने के लिए किस प्रकार की उपाय योजना करनी चाहिए। तो सरकार ने एक मात्रा में ठोस एक कदम सार्वजनिक ऋण के माध्यम से उठा लिया है। तो जैसे देश में सरकार के बजट में घाटा होने की स्थिति में उसे पूरा करने के लिए सरकार नए कर लगाना उचित नहीं समझती। जब नए करों की मात्रा अगर जनता पर अगर ला दी जाती है तो जनता एक आवेश, एक विरोध करती है उस सरकार का। तो वो विरोध को बचने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण की भूमिका सामने रखती है और सार्वजनिक ऋणों की मात्रा बढ़ाने की कोशिश, वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण कई विश्व बैंक से या कई वित्तीय संस्थानों से लिया जाता है और उसकी पूर्ति की जाती है। युद्ध के लिए भी सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। हमारे देश में अगर ऐतिहासिक पार्श्वभूमि अगर देखेंगे तो जब जब चीन, पाकिस्तान या किसी कंट्री में अगर किसी कंट्री से युद्ध की संभावना हुई या ऐसी स्थिति आई तो उस युद्ध को निपटाने के लिए देश में आर्थिक पूर्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए सार्वजनिक ऋण का संग्रह किया जाता है। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से कई प्रकार की उसमें युद्धों के कई दौरान लगभग सभी सरकारों ने बड़े पैमाने में हमारे देश में ऋण का प्रावधान किया है और ऋण लेने पड़े हैं। और युद्ध की स्थिति सार्वजनिक ऋण की प्रकार से या सार्वजनिक ऋण की वजह से इस तरह से सार्वजनिक ऋण की वजह से युद्ध की स्थिति हमने निपटाई है, ऐसा भी कहा जाता है। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो विश्व बैंक से हमने कर्जा लिया, ऋण लिया। तो आज वर्तमान स्थिति में कोविड-19 की महामारी अगर हमारे सामने आती है तो विश्व के कई देशों से हमने ऋण लेने का प्रावधान भी सरकार ने ये प्रक्रिया की है। तो युद्ध हो या आपातकाल हो या कई अकाल हो, इस ऐसे स्थिति में सार्वजनिक ऋण का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भी सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। हमारे देश में जब नीति आयोग का निर्माण हुआ 2014 के पहले योजना आयोग थे, 10वीं पंचवार्षिक योजना, 11वीं पंचवार्षिक योजना, 12वीं पंचवार्षिक योजना, ऐसे कई प्रकार की पंचवार्षिक योजनाओं
को पूरा करने के लिए, उसकी उद्देश्य पूरे करने के लिए हमने सरकार ने सार्वजनिक ऋण का प्रावधान किया। और आज नीति आयोग गठित होने के बाद भी हमारे देश में सार्वजनिक ऋण का विवरण और बड़ी मात्रा में बढ़ाने का प्रयास किया। तो देश की आर्थिक उन्नति या आर्थिक विकास विभिन्न योजनाओं द्वारा किया होता था। वो विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए या उसको सफल बनाने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा दिखाई देता है। तो सार्वजनिक उद्योगों को चलाने के लिए भी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की जाती है। तो सार्वजनिक उद्योग हमारे देश में मिश्र अर्थव्यवस्था थी। जब देश आजाद हुआ तो मिश्र अर्थव्यवस्था देश की सरकारों ने क्रियान्वित की थी। आज वर्तमान स्थिति में हमारे देश में निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसनेशनलाइजेशन या जो भी ग्लोबलाइजेशन की एलपीजी है, वो एलपीजी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो एलपीजी को बढ़ावा देने के लिए या उनकी उद्देश्य को पूरी करने के लिए सार्वजनिक ऋणों को पूरा कर अगर सार्वजनिक ऋणों लेना पड़ता है तो सरकार विभिन्न मात्राओं की प्रक्रियाओं को, विभिन्न मात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने समय समय पर पब्लिक सेक्टर को जीवित रखने के लिए, जैसे कि अभी सरकार ने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बदलने की प्रक्रिया शुरू करी, लेकिन देश का पब्लिक सेक्टर भी जीवित रहना बहुत जरूरी है। अगर इतनी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री वाला जो भारत देश माना जाता है, तो इस ऐसे देश में पब्लिक सेक्टर को भी महत्वपूर्ण एक उसकी महत्ता अगर जीवित रखनी है तो पब्लिक सेक्टर को खड़ा करने के लिए सार्वजनिक ऋण द्वारा उसको रेज करना पड़ेगा या उसकी आवश्यकता पड़ेगी। सामाजिक कल्याण, देश में सामाजिक कल्याण की भावना को बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो सामाजिक कल्याण की भावना में सरकार चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा ऐसे कार्यों पर महत्वपूर्ण बल देती है। तो ऐसे कार्यों को बल देकर देश की सामाजिक व्यवस्थाओं का ढांचा स्थिर करने के लिए या उसको एक प्रकार स्थायित्व निर्माण करने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में चिकित्सालय निर्माण करने के लिए, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को बड़ी मात्रा में लागू क्रियान्वित करने के लिए या सामाजिक सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षाओं की समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया बड़ी जोरों से करती है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा एक बल होता है। तो ऐसी सामाजिक सुरक्षाओं की नीतियां लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, या चिकित्सा या शिक्षा नीति को खड़ा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो वो धन की समस्याओं का समाधान सार्वजनिक ऋणों की मात्रा से किया जाता है, सार्वजनिक ऋणों की प्रक्रिया से समाधान किया जाता है। तो ये इस प्रकार का महत्व, सार्वजनिक ऋण का महत्व, इस प्रकार का महत्व हमारे देश में इसमें दिखाई देता है। तो सार्वजनिक ऋण के लाभ भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। सार्वजनिक ऋण, भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण के लाभ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो सार्वजनिक ऋण एक किसी भी देश में अधिक पूंजी यानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी की मात्रा अगर खड़ी करनी है तो उत्पादक कार्यों को बढ़ाने के लिए उत्पादन की मात्रा में वृद्धि अगर बढ़ाना है तो पूंजी का निर्माण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो पूंजी निर्माण करने के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। तो देश की आर्थिक विकास के लिए भी सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास में जो ग्रोथ होना चाहिए, जो उसको हम कहते हैं कि ग्रोथ एंड एक्सपांशन अगर खड़ा करना है, तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन खड़ा करने के लिए सार्वजनिक ऋण के माध्यम से हमारे देश में निजीकरण
या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की को इस्टेब्लिश करने के लिए पूंजी की मात्रा बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो पूंजी का अभाव जब जब देश की अर्थव्यवस्था में जब पूंजी का अभाव होता है तो सार्वजनिक ऋणों या सार्वजनिक ऋणों के माध्यम से पूंजी का अभाव दूर किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक विकास में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए भी यह पूंजी की आवश्यकता मानी जाती है। तो इसमें देश की संकटकालीन परिस्थितियां, देश आजाद होने के बाद हमारे देश में कई बार विपत्तियां, आर्थिक संकट या सामाजिक संकट या कई प्रकार के जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक समस्याएं या प्राकृतिक आपदा जब देश पर आती है, उस प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आती है या महामारी जैसे कोविड-19 जैसी महामारी अगर निर्माण होती है, तो ऐसे स्थिति में संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होती है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो फेडरल गवर्नमेंट इस सार्वजनिक ऋण जब इकट्ठा करने की प्रक्रिया सार्वजनिक ऋणों के माध्यम से सरकारें सार्वजनिक ऋण गठित करती है या इकट्ठा करती है। तो इससे संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए इस सार्वजनिक ऋणों को महत्व दिया जाता है। विदेशी आक्रमण, जब विदेशी आक्रमण देश पर होता है, तो विदेशी आक्रमण यानी जो युद्ध की स्थितियां जब आती है, तो विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा करने के लिए सार्वजनिक ऋण भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा करने के लिए सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होती है। और इसके अतिरिक्त देश की पूंजी यानी इसके अतिरिक्त पूंजी जो धनिक देश है, जैसे कि रिच कंट्रीज है, रिच कंट्रीज के साथ अच्छी रिलेशन मेंटेन करने के बाद जब पूंजी की निकासी के लिए नए अवसर प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की संधियां निर्माण करना या नए अवसर प्राप्त किए जाते हैं, तो जब देश की अर्थव्यवस्था में कम पूंजी की मात्रा दिखाई देती है, तो ऐसे समय में पूंजी का अभाव दूर करने के लिए सार्वजनिक ऋणों के माध्यमों का चयन करना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण के माध्यमों का चयन करके ऐसी स्थिति को निपटना सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी बनती है। तो इसमें अर्धविकसित देश जब दुनिया में जब विकसित राष्ट्र को सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, वो नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। लेकिन अर्धविकसित और भारत जैसे गरीब राष्ट्र के लिए तो सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता बड़ी मात्रा में दिखाई देती है, तो बड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। तो विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिए भी सार्वजनिक ऋण लिया गया है। हमारे देश में ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिली है कि विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिए भी और सार्वजनिक ऋण का प्रावधान करके उनका ब्याज देना, वर्ल्ड बैंक का अगर ऋण देना है तो उसका इंटरेस्ट देना है, तो कई राष्ट्रों से ऋण लेकर सार्वजनिक ऋण का प्रावधान निर्माण करके वो ऋण का ब्याज दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति भी हमारे देश में विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए भी सार्वजनिक ऋण का प्रावधान करना पड़ता है। तो इस स्थिति का महत्व, इस प्रकार का महत्व सार्वजनिक ऋण का दिखाई देता है। तो सार्वजनिक ऋण के लाभ और सार्वजनिक ऋण के महत्व इस प्रकार है। सार्वजनिक ऋण की हानियां भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सार्वजनिक ऋण की हानियां किस प्रकार से है ये भी देखो। सरकार कभी कभी अपनी आवश्यकताओं से अधिक ऋण लेती है, जैसे उसको ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, यानी देश की सरकारों को ओवर कैपिटलाइज करने की स्थिति, यानी जब जैसे कि हमारे देश में ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनियों में होता है। कंपनी मालिक जब इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में करती है या विनिवेश बड़ी मात्रा में पूंजी का विनिवेश करती है, तो अतिरिक्त विनिवेश होता है। तो ऐसी स्थिति में कई कंपनियों के मालिक कई ओवर कैपिटलाइजेशन करके कई प्रकार का धन को कई खर्चा कर लेती है, आवश्यकता से ज्यादा धन
खर्चा कर लेती है, क्या व्यय कर लेती है। जब कंपनियों में लॉस होता है, जैसे पब्लिक सेक्टर में स्थिति ऐसी है, पब्लिक सेक्टर में बड़ी मात्रा में जब 7-8 साल कंटिन्यू लॉस हुआ तो सरकार को लगा कि नहीं, अभी ये लॉस में चल रही है कंपनियां, इनको बेचनी चाहिए। देश की पब्लिक सेक्टर प्रॉफिटेबल था, कई मात्रा में पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट होता था, और प्रॉफिट होने के बावजूद भी सरकार ने ओवर कैपिटलाइजेशन की सिस्टम से सरकार ने उस कंपनी को बेच दिया या प्राइवेट सेक्टर में लाया। तो सार्वजनिक ऋण का उसमें बहुत खर्चा हुआ। जब सरकारें कोई किसी भी हमारे देश में सरकारी परिवर्तन नहीं होती है, और सरकार जब उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सार्वजनिक ऋण लेती है, वो सार्वजनिक ऋण वैसा का वैसा रहता है और बढ़ते जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। तो इसमें जो हानि होती, अनुत्पादक ऋण को लौटने के लिए भी सार्वजनिक ऋण का क्रियान्वयन सरकार को करना पड़ा, ये भी हानि हुई, इससे भी हानि हुई। विदेशी ऋणों के कारण बड़े बड़े रकमों का ब्याज का स्वरूप बढ़ता रहा। वो ब्याज का रूप अगर बढ़ते जाने के कारण कई रकम, करोड़ों अब्जों रुपया वो ब्याज में हमारे देश से चला गया। आज भी हम देखें तो 2,50,000 करोड़ रुपया हमारे देश में आउटसोर्सिंग होता है हर साल। तो ये जो करों के माध्यम से हो या ब्याज के माध्यम से हो या कई प्रकार की अननेसेसरी एक्टिविटीज जो, जैसे कि हम बोलते कि ज़कात, जो आयात निर्यात एक्जिम पॉलिसी भी जब लागू होती है, तो एक्जिम पॉलिसी के तहत भी हमारे देश की कई धन जो सोने चांदी के जो सुवर्ण की रूप में भी हमारे देश से बाहर के देश में चला जाता है। तो ये विदेशी ऋण का भुगतान असंतुलित अर्थव्यवस्था के कारण बढ़ते जाता है। सार्वजनिक ऋण का भुगतान असंतुलित अर्थव्यवस्था जब निर्माण होती है, उससे कई मात्रा में वो धन का अपव्यय होता है। ये भी एक हानि हमारे देश में दिखाई देती है। लेकिन उस स्थिति में सुधार लाने के लिए जिस मात्रा में सार्वजनिक ऋण का प्रावधान किया जाता है, सुधार लाने के लिए प्रावधान किया जाता है, लेकिन असुविधाओं के कारण, असुविधाओं की जो सिस्टम बड़ी मात्रा में लागू होने के कारण गलत नीतियां, नई ढंग की जो नीतियां लागू होती है, उसमें कई मात्रा में कई चूक होती है या मिसमैनेजमेंट होता है। तो वो मिसमैनेजमेंट के कारण भी सार्वजनिक ऋण का धन अपव्यय होता है और विनिमय दरों में स्थिरता नहीं आती है। हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर निर्माण होनी है, तो जो एलपीजी है, एलपीजी की सिस्टम देश में कंटिन्यू सिस्टम वो एक प्रक्रियाओं के कारण, जो सरकारी सिस्टम में एलपीजी का प्रावधान अगर वो कंटिन्यू लागू होता और उसमें अगर मैनेजमेंट सही मात्रा में मैनेजमेंट का कंट्रोल होता, तो एलपीजी का की समस्या है इतनी उभर नहीं पाती। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से एलपीजी की समस्याएं दूर हो सकती थी। तो हमारे देश में आज सार्वजनिक ऋण की हानियां बड़ी मात्रा में एक विपदा स्थिति निर्माण कर रही है। विदेशी ऋणों के कारण ऋणदाताओं को सरकारी ऋण देशों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रारंभ हमारे देश में शुरू हुआ है। तो हमारे देश में सरकारी कामों में हस्तक्षेप या सरकार की कार्यान्वित नीति में कई प्रकार के हस्तक्षेप, अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इस स्थिति से भी हमारे देश में सरकारी स्थिति में हस्तक्षेप करने के कारण सार्वजनिक ऋणों की समस्या बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। इस प्रकार से हानि, सार्वजनिक ऋण की लाभ हानि, इस प्रकार से मैंने इस पर विवेचन किया है। सार्वजनिक ऋण को निर्माण करने के कारण कई मात्रा में कई कारण दिखाई देते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आई वुड लाइक मी टू कंक्लूड माय लेक्चर हियर। थैंक यू।